हेलो स्टूडेंट, आई एम रमाकांत शर्मा और मैं श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के वीडियो से। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आवर्तबीजी पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, लास्ट जो था उसमें हमने वर्गीय के साहित्य देखा था और पहले हमने कुछ नामकरण पद्धतियां भी देखी थी या वर्गीकरण की कुछ पद्धतियां भी देखी थी। यहाँ पर भी हम वही वर्गीकरण की पद्धतियों का अध्ययन करेंगे, लेकिन किसके संदर्भ में? आवर्तबीजी पादपों के संदर्भ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आवर्तबीजी पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, आप चाहे तो इनको नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन को, वैसे वैसे आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप उनके नोट्स भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले हम बात करते हैं वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण क्या होता है? किसी भी पादप को उसके आवास, स्वभाव, जनन, समानता एवं असमानता के आधार पर वर्गीकृत करना, विभाजित करना, बांटना या किसी में समूह में रखना क्या कहलाता है? वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किसे कहेंगे? किसी भी पादप को उसके आवास, स्वभाव, जनन, समानता या असमानता के आधार पर वर्गीकृत करना, बांटना क्या कहलाएगा? वर्गीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? वर्गीकरण कहलाएगा। और इस वर्गीकरण के लिए जिस इकाई का, यानी कि जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे हम जाति कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जाति, या फिर उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पीसीज। यह जो जाति शब्द है यह सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? जॉन रे नामक वैज्ञानिक द्वारा। ठीक है, यह जो जाति शब्द है यह किसके द्वारा दिया गया है? जॉन रे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और यह जो जाति है वो वर्गीकरण की क्या है? एक इकाई। कौन सी इकाई है? सबसे छोटी इकाई। मतलब अगर आपको वर्गीकरण प्रारंभ करना है तो वर्गीकरण आपको किससे प्रारंभ करना पड़ेगा? जाति से। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, अगर हम वर्गीकरण प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जाति, कि उस पादप की क्या जाति है। फिर समान जाति के सदस्य जब आपस में मिल जाएंगे तो मिलकर किसका निर्माण करेंगे? वंश का। अगर वंश के सदस्य आपस में मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? कुल या फैमिली का। फैमिली के सदस्य आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? गण का। गण के सदस्य आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? वर्ग का। और वर्ग के सदस्य आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? प्रभाग का। तो ये हायरार्की है, एक प्रकार का क्या है? वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण में हम प्रारंभ किससे कर रहे हैं? जाति से। ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जाति के सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं? वंश। वंश आपस में मिलकर जिनमें समानता होती है वो क्या बनाते हैं? कुल। वे कुल जिनमें आपस में समानता होती है वे आपस में मिलकर बनाते हैं गण। गण आपस में मिलकर बनाते हैं वर्ग, और वर्ग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रभाग। ठीक है, प्रभाग भी आपस में मिलकर जगत बनाते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई है वो प्रभाग है और सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? क्लोन। लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? सॉरी, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आता है और आपके ऑप्शन में जाति भी हो और जाति के साथ साथ कौन हो? क्लोन हो। ठीक है, दो ऑप्शन हो गए आपके ये। इसके अलावा एक ऑप्शन आ गया आपके ट्राइब और एक ऑप्शन आ गया आपके किस्म। अब बताइए वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? जाति होगी, क्लोन होगा, ट्राइब होगा या किस्म होगा? तो जैसे आप अगर मेरे पुराने वीडियोस, जो नए स्टूडेंट हैं तो उनको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसमें मैंने पूरा एक वर्गीकरण समझाया था, एक पूरा हायरार्की बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? क्लोन को। अगर जाति भी ऑप्शन में है और क्लोन भी ऑप्शन में है तो किसे कहा जाएगा? क्लोन को। लेकिन अगर मान लीजिए क्लोन ऑप्शन में नहीं होता तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता? तब माना जाता जाति को। ठीक है, समझ में आई आपको?
तो हम क्या कर रहे हैं, हम वर्गीकरण कर रहे हैं, किसके आधार पर कर रहे हैं, आवास के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। और वर्गीकरण के आधार क्या है, आवास वर्गीकरण का आधार बना दिया हमने, स्वभाव बना दिया, जनन बना दिया, समानता या असमानता बना दी, उसके आधार पर हमने क्या किया, वर्गीकरण किया। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ये जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई हमने बता दी जाति। हम ये कह रहे हैं कि ये शब्द किसने दिया, ये शब्द दिया जॉन रे ने। अब वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसे बताया हमने, जाति को। तो समान जाति के सदस्य आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वंश। समान वंश के सदस्य कुल, समान कुल के सदस्य गण, समान गण के सदस्य वर्ग, समान वर्ग के सदस्य प्रभाग, और फिर प्रभाग से मिलकर किसका निर्माण होता है, जगत का। तो ये क्या है, वर्गीकरण की इकाइयां। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जाति। लेकिन अगर ऑप्शन में जाति के साथ साथ क्लोन होगा तो क्लोन को ही आंसर माना जाएगा, क्योंकि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, क्लोन है। लेकिन अगर क्लोन ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या रहेगा आपका, जाति रहेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये है वर्गीकरण का एक छोटा सा परिचय, इतिहास, इंट्रोडक्शन मान लीजिए, इतिहास मान लीजिए, परिचय मान लीजिए कि इस प्रकार क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण के प्रकार, किसके संदर्भ में, एंजियोस्पर्म के संदर्भ में। वर्गीकरण के क्या प्रकार हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के संदर्भ में 3 प्रकार के क्या बताए गए हैं, वर्गीकरण बताए गए हैं। कितने प्रकार के वर्गीकरण बताए गए हैं, 3 प्रकार के। जो पहला वर्गीकरण बताया गया है वह है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या फिर कृत्रिम वर्गीकरण, ठीक है। जो दूसरा वर्गीकरण बताया गया है वो बताया गया है प्राकृतिक वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन। और तीसरा जो वर्गीकरण बताया गया है वह बताया गया है जातिवृत्तीय वर्गीकरण, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो वर्गीकरण के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार, कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और जातीयवृत्तीय वर्गीकरण। इनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध वर्गीकरण है वह है प्राकृतिक वर्गीकरण, लेकिन हम अध्ययन तीनों का करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कृत्रिम वर्गीकरण की। तो ये जो कृत्रिम वर्गीकरण है, यह कृत्रिम वर्गीकरण दिया गया है कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पौधे के आकारिकीय लक्षणों के आधार पर, भाई वे लक्षण जो दिखाई देंगे उन लक्षणों के आधार पर पादपों का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। किस आधार पर किया है, आकारिकीय लक्षणों के आधार पर। और इसके अलावा इन्होंने जो पुष्पीय पौधे हैं या जो पुष्पीय पादप हैं उन पुष्पीय पादपों में पुंकेसर की संख्या के आधार पर भी, पुंकेसर की संख्या के आधार पर क्या किया है, पादपों का वर्गीकरण। यह वर्गीकरण क्या कहलाता है, कृत्रिम वर्गीकरण, ठीक है। यह वर्गीकरण क्या कहलाता है, कृत्रिम वर्गीकरण। वह वर्गीकरण जो पौधे के आकारिकीय लक्षण अथवा पुष्पीय पादपों के पुंकेसर की संख्या के आधार पर दिया गया है, उस वर्गीकरण को कहते हैं कृत्रिम वर्गीकरण। और यह वर्गीकरण किसने दिया है, यह वर्गीकरण दिया गया है कैरोलस लीनियस के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण की, ठीक है। तो प्राकृतिक वर्गीकरण की संकल्पना एंडरसन के द्वारा दी गई है, जबकि प्राकृतिक वर्गीकरण जो प्रणाली है, यह वर्गीकरण प्रणाली दी है बेंथम और हुकर ने। यह वर्गीकरण प्रणाली दी किसने है, बेंथम और हुकर ने। यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली को देने का श्रेय किसे दिया जाता है,
बेंथम और हुकर को। बेंथम और हुकर क्या कहते हैं कि पादपों में जो आकारिकीय समानता है या फिर असमानता है, उस समानता एवं असमानता के आधार पर पादपों का क्या किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है, आकारिकीय समानता या असमानता के आधार पर पादपों का वर्गीकरण जिस वर्गीकरण पद्धति में किया जाता है उसे प्राकृतिक वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वर्गीकरण। बेंथम एवं हुकर ने सन 1862 से सन 1863 के मध्य प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का क्या किया, प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का। और इन्होंने इस वर्गीकरण पद्धति में पौधे के प्राकृतिक लक्षणों को क्या बनाया, आधार बनाया। आधार किसको बनाया इन्होंने, प्राकृतिक लक्षणों को। इस कारण यह वर्गीकरण पद्धति क्या कहलाई, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, यह वर्गीकरण पद्धति की जो संकल्पना है वो किसने दी, एंडरसन ने। और इस वर्गीकरण पद्धति को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया गया, बेंथम और हुकर को। बेंथम और हुकर ने 1862 से 63 के मध्य अपनी वर्गीकरण प्रणाली दी जिसे उन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण कहा। इस प्रणाली में उन्होंने पौधे की आकारिकीय समानता एवं असमानता के आधार पर पादपों का क्या किया, वर्गीकरण किया। और ये कहते हैं कि जो भी ये वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर। ठीक है, मुख्य रूप से जितने भी वर्गीकरण किए गए हैं उन सभी में सबसे ज्यादा मान्य कौन सा है, बेंथम एवं हुकर का वर्गीकरण। इसमें भी कमियां हैं, कमियां इसमें भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य उस समय माना गया था वो किसको माना गया था, बेंथम एवं हुकर के द्वारा दिया गया प्राकृतिक वर्गीकरण या फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप, कोई भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर्स उठाकर देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। या तो इसके वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखवाते हैं या फिर इसके वर्गीकरण की कमियां पूछते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बेंथम और हुकर के वर्गीकरण को आगे, लेकिन एक छोटा सा पहले जातिवृत्ति एक और बच गया, उसको देखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक वर्गीकरण से। ठीक है, तो तीसरा है हमारे पास जातिवृत्तीय वर्गीकरण। इस वर्गीकरण की संकल्पना किसने दी है, आइकलर ने। किसने दी है, आइकलर ने। इसके अलावा इस वर्गीकरण में बहुत से वैज्ञानिकों का योगदान है, जैसे कि एंगलर, जैसे कि प्रेंटल, जैसे कि तख्तजान, जैसे कि ओस्टवाल्ड, जैसे कि टिप्पो, जैसे कि हचिंसन आदि जो वैज्ञानिक है वो सारे के सारे कौन से वर्गीकरण से संबंधित है, जातिवृत्तीय वर्गीकरण। अब देखिए जातिवृत्तीय वर्गीकरण क्या होता है। जातिवृत्तीय वर्गीकरण का मतलब होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब किसी भी जाति का विकास कैसे हुआ है, यानी कि उद्विकासीय विकास कैसे हुआ उसका, कैसे उसका उद्विकास हुआ है, उसके आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो उससे कहते हैं जातिवृत्तीय वर्गीकरण। मतलब आपके पास कोई एक जाति है, अब इस जाति का विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन करने के लिए आपने कोशिका विज्ञान का सहारा लिया, जैव रसायन का सहारा लिया, आणविक जीव विज्ञान का सहारा लिया, जेनेटिक्स का सहारा लिया, और जितनी भी ब्रांचेस थी, प्लांट एनाटॉमी का सहारा लिया और प्लांट फिजियोलॉजी का सहारा लिया। मतलब आपने क्या कर लिया, एक तरह से जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं थी उन सभी शाखाओं का सहारा लिया। किस चीज के लिए, इस जाति का पता लगाने के लिए। भाई उन सब के आधार पर आपने क्या कर लिया, इस जाति के लक्षणों का पता लगाया कि भाई ये जाति कैसे विकसित हुई है। ठीक है, मतलब इस जाति का निर्माण कैसे हुआ है। तो वह वर्गीकरण प्रणाली जिसमें जीव विज्ञान की सभी शाखाओं को सम्मिलित करते हुए किसी एक जाति के उद्विकास का अध्ययन किया जाता है या किसी जाति के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, तो इस प्रकार के वर्गीकरण को कहा जाता है जातिवृत्तीय वर्गीकरण। इसमें इस जाति के सभी लक्षणों का क्या किया जाएगा, अध्ययन। यहां मुख्य रूप से आकारिकीय लक्षणों का अध्ययन किया गया है, लेकिन जातिवृत्तीय वर्गीकरण पौधे के हर एक भाग, हर एक लक्षण का क्या करती है, अध्ययन करती है। सबसे विकसित कौन सी है, जातिवृत्तीय वर्गीकरण। लेकिन उस समय तक सबसे ज्यादा मान्य जब वर्गीकरण पद्धतियां दी जा रही थी तो उस समय तक सबसे ज्यादा मान्य कौन सी थी, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, जो किसने दी है, बेंथम और हुकर ने।
ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां हैं। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति और जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। तो हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, इस वर्गीकरण पद्धति में बेंथम एवं हुकर ने किसका वर्गीकरण किया है? पुष्पी पादपों का। किसका वर्गीकरण किया है? पुष्पी पादपों का। और उन्होंने पुष्पी पादपों को 3 भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। एक उन्होंने बताया डाइकोट या डाइकोटिलिडोन, यानी कि द्विबीजपत्री पादप। ठीक है, एक उन्होंने बताया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी पादप। और एक तीसरा उन्होंने बताया एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप मतलब मोनोकोट। ठीक है, तो इन्होंने पुष्पी पादपों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट। यही इनकी सबसे बड़ी कमी थी। इन्होंने द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बीच में किसको रखा है? जिम्नोस्पर्म को रखा है। किसको रखा है? इस जिम्नोस्पर्म को। और यही इनके इस वर्गीकरण प्रणाली की क्या है? सबसे बड़ी डीमेरिट है, सबसे बड़ी क्या है? कमी है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं? उसके बाद उन्होंने इस द्विबीजपत्री पौधे को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कौन कौन से में? पहला पॉलीपेटली, दूसरा गैमोपेटली और तीसरा मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, तीसरा कौन सा पार्ट दिया ना? मोनोक्लेमाइडी। अब ये इन 3 के अंतर्गत क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि किसी पौधे में या किसी पुष्पी पादप में यदि बाह्य दल एवं दल पुंज इनकी संख्या कितनी हो? लगभग 2 हो। और ये दोनों के दोनों क्या हो? अगर ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो? एक चक्र के रूप में क्या हो? ये दोनों आपस में क्या हो? स्वतंत्र हो, ये आपस में जुड़े हुए नहीं हो। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? आपकी पॉलीपेटली। क्या कहलाएगी? पॉलीपेटली। क्या आपके पास बाह्य दल भी हैं, दल भी हैं, दो के चक्र में उपस्थित है, लेकिन ये चक्र क्या है? आपस में स्वतंत्र हैं। तो स्थिति क्या कहलाएगी? पॉलीपेटली। गैमोपेटली क्या होगा? बाह्य दल भी होंगे, दल भी होंगे, दो के चक्र में होंगे, लेकिन ये चक्र आपस में क्या होंगे? अगर संयुक्त तो होंगे तो स्थिति क्या कहलाएगी? आपकी गैमोपेटली। और यदि दल या बाह्य दल के बाहर क्या उपस्थित हो? परिदल उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, तो ये थी बेंथम और हुकर का वर्गीकरण। इन्होंने पुष्पी पादपों को 3 भागों में बांटा, द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट। मुख्य रूप से इन्होंने द्विबीजपत्री का वर्गीकरण यहां पर किया है। इन्होंने द्विबीजपत्री को फिर कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली में ऐसे पुष्पी पादपों को रखा जिनमें दल एवं बाह्य दल के कितने चक्र थे? 2 चक्र थे। और ये दोनों चक्र आपस में क्या थे? जुड़े हुए नहीं थे, मतलब स्वतंत्र थे। अगर जुड़े हुए होते ये चक्र आपस में तो क्या कहलाते? गैमोपेटली। और अगर इन चक्रों के बाहर परिदल उपस्थित होते तो ये क्या कहलाते? मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, तो ये था बेंथम और हुकर का वर्गीकरण। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, परिचय है। वास्तविक जो बेंथम और हुकर का वर्गीकरण होगा वो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। यहां पर हमने 3 प्रकार की आपको वर्गीकरण प्रणालियां बता दी है और हमने स्टार्ट कर दिया है किसको? बेंथम एवं हुकर के प्राकृतिक वर्गीकरण को, मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन को। इसी क्लासिफिकेशन को हम आगे लेंगे और विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे हम दोबारा बेंथम एवं हुकर का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली या फिर प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन। दोबारा ये चार्ट बनाएंगे और इसे अच्छे से दोबारा समझेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।